नमस्कार, टीसीएच लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। शुरुआत आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। केरल हाईकोर्ट ने एनएचएआई को लगाई फटकार। एनएच 544 पर टोल वसूलने पर 4 सप्ताह की रोक लगाई। कहा, जब हाईवे खराब तो किस बात का टोल टैक्स। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जितने वोटर्स 5 साल में नहीं जुड़े उससे ज्यादा 5 महीने में महाराष्ट्र में जुड़े। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कहा, राम मंदिर के दर्शन आसान, लेकिन सरकार में फाइल पास कराना मुश्किल। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहले ने संसद में बताया, 2025 में 6 फ्लाइट के इंजन फेल हुए, 3 मेडिकॉल आई और 1 हादसा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कंप्यूटर चिप्स और सेमीकंडक्टर आयात पर 100% टैरिफ। बोले, अगर ये सब अमेरिका के अंदर बन रहे तो फिर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे। जम्मू कश्मीर की सरकार ने जारी किया आदेश, 25 किताबें की बैन। किताबों पर झूठी कहानी गढ़कर अलगाववाद को बढ़ावा देने का लगाया गया आरोप। ट्रंप से मिलने दूसरी बार अमेरिका जाएंगे पाक आर्मी चीफ मुनीर। उनका ये 2 महीने में दूसरा वॉशिंगटन दौरा। सीआरपीएफ की गाड़ी फिसलकर 200 फीट गहरी खाई में गिरी, 3 की हुई मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। पटना में टीचर कैंडिडेट्स पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, नाक सिर फूटे। शिक्षक भर्ती से पहले एसटीईटी की हो रही थी मांग। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। ट्रंप के 50% टैरिफ का असर भारत की किन इंडस्ट्रीज पर ज्यादा पड़ेगा। एक तरफ जहां बहुत से लोग ये साबित करने में लगे हैं कि भारत पर अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ के कारण अमेरिका में महंगाई आसमान छूने लगेगी और इसका भारत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि कैसे अमेरिका में बढ़ी ये महंगाई भारत के कई क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है। अमेरिका ने भारत के कुछ खास निर्यात क्षेत्रों जैसे लेदर, हीरे, कपड़े और केमिकल्स पर 50% का नया टैक्स लगाया है। इससे भारत के लिए सामान अमेरिका को बेचना और महंगा हो जाएगा। ये भारत के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अमेरिका हमारा बहुत बड़ा कारोबारी पार्टनर है। भारत से इन चीजों का बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका में ही बिकता है और इस नए टैक्स से भारत की कंपनियों को अमेरिका में अपने सामान को बेचने में मुश्किल होगी, क्योंकि अब उनके सामान की कीमत बढ़ जाएगी और इसकी वजह से भारत से जाने वाला सामान अमेरिका में महंगा होगा। जब चीजें महंगी होंगी तो अमेरिका के लोग उन्हें कम खरीदेंगे, जिससे भारत की कंपनियों का मुनाफा कम हो जाएगा। इन उद्योगों में काम करने वाले लाखों लोगों की नौकरी पर भी खतरा हो सकता है। भारत सरकार और कंपनियां अब इस मुश्किल का हल निकालने की कोशिश कर रही हैं। कुछ लोग सलाह दे रहे हैं कि हमें अमेरिका के अलावा दूसरे देशों में भी अपना सामान बेचने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही हमें देश में ही अपने उद्योगों को और बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। साफ है कि अमेरिका का ये कदम भारत के लिए आर्थिक रूप से एक बड़ी चुनौती बन सकता है। क्या पीएम मोदी ने दिया ट्रंप के टैरिफ का जवाब। पीएम मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अमेरिकी टैरिफ का जिक्र किए बिना कहा, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। अपने बयान में पीएम मोदी ने जिस तरीके से कहा कि मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। इसे लेकर कई लोग ये कह रहे हैं कि आखिर मेरे देश से बढ़कर पीएम मोदी को ट्रंप के टैरिफ का जवाब देने पर कौन सी व्यक्तिगत हानि उठानी पड़ सकती है। बहरहाल पीएम मोदी का यह बयान अमेरिका के भारत पर 50% टैरिफ के ऐलान के एक दिन बाद आया। दरअसल अमेरिका भारत के एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में अपनी शर्तों के साथ एंट्री चाहता है। कई दौर की मीटिंग के बाद भारत इस पर तैयार नहीं है। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर आज यानी 7 अगस्त से 25% टैरिफ लगेगा। वहीं 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। इससे भारतीय
सामान अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे और उनकी मांग कम हो सकती है। वहां के इंपोर्टर्स अन्य देशों से सामान मंगा सकते हैं। क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ रुकेगा महाभियोग? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस वर्मा ने अपने खिलाफ चल रही इन हाउस कमेटी की कार्रवाई को चुनौती दी थी। यह कार्रवाई उनके घर पर जले हुए नोटों के मामले में की गई थी। कमेटी ने जस्टिस वर्मा को इस मामले में दोषी पाया था। इस रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ महाभियोग की सिफारिश की गई थी। जस्टिस वर्मा ने इसी रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश को रद्द करने की अपील सुप्रीम कोर्ट से की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। अब जस्टिस वर्मा के सामने दो रास्ते हैं। अगर वो इस्तीफा देते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया रुक जाएगी। ऐसे में उन्हें एक रिटायर्ड जज की तरह पेंशन और बाकी फायदे मिलते रहेंगे। हालांकि वो पहले ही इस्तीफा देने से मना कर चुके हैं। वहीं अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ेगा, और अगर महाभियोग से उन्हें पद से हटाया जाता है तो उन्हें पेंशन या कोई और लाभ नहीं मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या बोले राहुल गांधी? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में आरोप लगाया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के चुनावों में धांधली हुई, और उन्होंने एक प्रेजेंटेशन में वोटर लिस्ट में कई गड़बड़ियों की ओर ध्यान दिलाया। राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजों को देखकर उनका ये शक पुख्ता हो गया कि चुनाव में चोरी हुई है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया, क्योंकि आयोग ने मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं दी थी। राहुल ने कर्नाटक की वोटर लिस्ट में भी कई गड़बड़ियां बताई, जैसे एक ही व्यक्ति का नाम कई बूथों के लिस्ट में होना, कई जगह लोगों की तस्वीरें गायब होना और फर्जी पते होना। उन्होंने महादेवपुरा असेंबली सीट का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ 6.5 लाख वोटरों में से 1 लाख वोटों की चोरी हुई, जहां एक ही पते पर बल्क और डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए। राहुल ने दावा किया कि इन धांधलियों की वजह से कांग्रेस को कर्नाटक में 16 सीटों की बजाय सिर्फ 9 सीटें मिली। उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल सीट का भी जिक्र किया, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर सिर्फ 32,707 था, जबकि महादेवपुरा असेंबली सीट पर ये अंतर 1,14,046 का था, जिसे उन्होंने 1 लाख से अधिक वोटों की चोरी बताया। उनके अनुसार ये चोरी 5 अलग अलग तरीकों से की गई थी। क्या ईडी से इस्तीफा देकर कपिल राज ने रिलायंस में पाई नौकरी? प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी रहे कपिल राज ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अब वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में शामिल हो गए हैं। कपिल राज भारतीय राजस्व सेवा के 2009 बैच के अधिकारी थे। उन्होंने अपनी नौकरी से 15 साल पहले ही 17 जुलाई 2025 को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। कपिल राज वही ईडी अधिकारी हैं जिन्होंने 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया था। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया था, और इन दोनों ही मामलों की जांच कपिल राज ने की थी। जब रिलायंस कंपनी से कपिल राज के शामिल होने के बारे में पूछा गया तो कंपनी के प्रवक्ता ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। ईडी में अपने 8 साल के कार्यकाल में कपिल राज ने कई बड़े हाई प्रोफाइल मामलों की जांच की है। तो अब ऐसे में जिस तरीके से अपने पद से इस्तीफा देने के बाद कपिल राज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद कई तरह के सवाल जो हैं वो अब उठ रहे हैं। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको ये खबरें अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।